हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द पॉलिटिकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत दिनों से हमारी क्लास नहीं हो रही थी सीयूटी पीजी की। आज हम उस क्लास को कंटिन्यू करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। वेस्टर्न ट्रेडिशन एंड पॉलिटिकल थॉट के जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ज्यादा आते हैं, इसकी आज लास्ट क्लास है, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा और इस पूरी क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। उसी के साथ मुझे बताइए कि आप कौन से टॉपिक्स या कौन सा यूनिट है जिसपे कि आप चाहते हैं कि वीडियो बने, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप हो। और अगर आप चाहते हैं तो जरूर हम लोग बनाएंगे, आखिर हम लोग हैं किस लिए। चलिए, सो बच्चों, आज हम लोग जो भी क्वेश्चंस देखेंगे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पीछे की जितनी क्लासेस है उसके नोट्स जरूर बनाइए, प्लीज आई रिक्वेस्ट। अगर आप पर्टिकुलरली किसी कॉन्सेप्ट का नोट्स नहीं बना रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जो एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें, तो उसका जरूर आप लोग क्या करें, नोट्स तो पक्का बनाइए। इट इज लिटरली वेरी नेसेसरी फॉर यू। अगर आप बना रहे हैं तो वो आपका जो एग्जामिनेशंस को लेके जो एक तरीका है या एक जो प्रिपरेशन है उसको और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है। चलिए बच्चों, तो डब्ल्यूपीटी एक ऐसा टॉपिक है जहां से कम 15 से 16 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें ध्यान देना भी जरूरी है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डैश डायलेक्टिक एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ हिस्ट्री। डैश के अनुसार द्वंद्वात्मक इतिहास के तर्क को स्पष्ट करती है। कौन? कांट, रूसो, एंजल्स या हीगल? तो बच्चों यहाँ पे आंसर होगा आपका हीगल। अकॉर्डिंग टू हीगल, डायलेक्टिक एक्सप्लेन द लॉजिक ऑफ हिस्ट्री। किस तरीके से आपकी हिस्ट्री को हम समझ पा रहे हैं या क्या चीजें चल रही हैं, वो हमें हीगल के थ्रू ही पता चलता है। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, हु वॉज द फाउंडर ऑफ हिगेलियनिज्म एंड हिस्टोरिसिज्म? ठीक है, जॉर्ज फेडरिक जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल, एड जैक्सन, इमानुएल कांट, हॉर्न, डेविड वाइन, इनमें से कौन है? आपका आंसर है बच्चों यहाँ पे हीगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल वॉज ए डैश ब्रिटेन फिलोसफर, जर्मन फिलोसफर, रशियन फिलोसफर और अमेरिकन फिलोसफर। बड़ा सिंपल सा सवाल है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चे, ही इज ए जर्मन फिलोसफर। ठीक है, हु वॉज द क्रिएटर ऑफ जर्मन आइडलिज्म? जर्मन आदर्शवाद के निर्माता कौन थे? इमैनुअल कांट, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल, जीन जैक रूसो, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है बच्चे, आप देखिए, एक मिनट, हीगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द एलिमेंट्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ राइट हिज पॉलिटिकल फिलोसफी वाज पब्लिश्ड इन। ये कब पब्लिश हुई थी? 1920, 1925, 1930 और 1934 में। ठीक है बच्चों, अगर देखा जाए तो ये बुक जो पब्लिश हुई थी वो आपका 1820 में हुई थी। बुक आपका जब आप मैच द फॉलोइंग करेंगे उसमें आपसे पूछी जाएगी, या किसी भी तरीके से हीगल की बुक पूछ दी जा सकती है। तो ध्यान रखिएगा, बुक का पूरा नाम, किसी भी बुक का पूरा नाम याद रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। मैंने कहा भी है, बुक्स का और ऑथर्स का एक अलग से आप लोग क्या करें, सेक्शन बना लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स को ऑथर्ड। कार्ल मार्क्स और एफ एंजल्स यानी फ्रेडरिक एंजल्स के सहलेख कौन से हैं? सहलेख मतलब कि जब दो राइट थिंकर्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, वो जब एक साथ लिखते हैं कोई एक किताब। ठीक है, दास कैपिटल, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द प्रिंस, जर्मन आइडियोलॉजी। तो हमें पता है द प्रिंस किसने लिखी है, आपका मैकियावेली ने लिखी है, तो वो तो हो ही नहीं सकती। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पे आपका, यहाँ पे देखिए दास कैपिटल, इसके 3 वॉल्यूम्स आते हैं। ठीक है, 3 या 4 वॉल्यूम्स आते हैं, जिसमें कि 1-2 वॉल्यूम्स के बाद कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई थी। तो जेन एंजल्स ने उनकी जितनी भी वॉल्यूम्स थी उन सभी को एक जगह से रख के और अच्छे से पब्लिश किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु आर्ग्यूड दैट डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म कैन नॉट गो टुगेदर? किसने तर्क दिया कि लोकतंत्र और पूंजीवाद एक साथ नहीं चल सकते? मार्क्सिस्ट, एनार्किस्ट, सोशलिस्ट एंड आइडियलिस्टिक। 4 ऑप्शन है आपके यहाँ बच्चे। इसका आंसर होगा आपका, मार्क्सिस्ट जो होते हैं वो से कहते हैं कि लोकतंत्र एंड कैपिटलिज्म नहीं चल सकता। दे आर ए कैपिटलिस्ट, क्योंकि लोकतंत्र में हम जनता, लोगों का तंत्र मानते हैं, कैपिटलिस्ट तो पूंजी पे चलता है।
तो ये एक विभिन्न विभिन्न प्रकार की आइडियोलॉजी है। तो मार्क्स वॉज इन फेवर ऑफ ऑब्लिशिंग, मार्क्स खत्म करने के पक्ष में थे। किसको खत्म करना चाहते थे? प्राइवेट प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी, ऑल प्रॉपर्टी या पब्लिक प्रॉपर्टी? भाई जाहिर सी बात है हिज इन अगेंस्ट निजी संपत्ति, क्योंकि निजी संपत्ति जितनी बढ़ती है आपका गरीबों का उतना ही हार्श होता रहता है। अरे रुकिए, हम लोग किस पे थे? 8th क्वेश्चन। चलिए, द स्टेट इज ए मशीन मेंटेनिंग द रूल ऑफ वन क्लास ओवर द अदर। दिस वॉज सेड बाय, राज्य एक वर्ग से दूसरे वर्ग पर शासन करने वाली क्या है? एक तरीके की मशीन है। तो ये किसने कहा है? ये कहते हैं आपके कार्ल मार्क्स। क्यों कहते हैं? उसका रीजन ये है कि उनका कहना है कि स्टेट कुछ नहीं कर रहा, स्टेट सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए, खुद के बेनिफिट्स के लिए वो क्या कर रहा है? आपका पूंजीवादियों को सपोर्ट कर रहा है, और वो एक ऐसे मौके दे रहा है पूंजीवादियों को कि वो अपना जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को, अपना जो पूरा टर्म है उसको वो स्टैब्लिश करके रखे। ठीक है। 10th क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन जनरली एसोसिएटेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशलिज्म। आमतौर पर समाजवाद के सिद्धांत के प्रवर्तन से कौन जुड़ा है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, एंजल्स, हिटलर। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कार्ल मार्क्स जो कि फर्स्ट टाइम आपका सोशलिज्म का पर्सपेक्टिव बताते हैं। सोशलिज्म क्या होगा? जिसमें कि मजदूर वर्ग का जो होगा वो शासन रहेगा, उनका डोमिनेंस रहेगा, उसकी वो बात करते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके का क्लास डोमिनेंस हमारी सोसाइटी में ना हो। तो आगे चल के वो कम्युनिज्म की थ्योरी देते हैं, और वो कहते हैं कि कम्युनिज्म अगर स्थापित हो गया तो आपका ना कोई क्लास है और ना ही कोई स्टेट रहेगा, तो ऐसी हमारी सोसाइटी हो जाएगी। 11th क्वेश्चन देखिए, मार्क्स बिलीव दैट इक्वालिटी इन ए सोसाइटी कुड बी स्टैब्लिश ओनली व्हेन। मार्क्स का मानना था कि किसी समाज में समानता तभी स्थापित हो सकती है जब क्या होगा? All individuals were given political freedom, class contradictions were removed, rule of law was established, separation of powers was practiced। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसका आंसर देखेंगे बच्चे तो इसका आंसर होगा बी, क्लास कॉन्ट्रा, वर्ग। क्योंकि मार्क्स बात कर रहे हैं क्लास लेस सोसाइटी की। समाज कैसा हो? क्लासलेस हो, वर्ग हो ही ना, तो वर्ग के जितने विरोधाभास दूर हो जाएंगे उतना ही बेटर रहेगा। ठीक है, जितने सारे वर्ग है वो अपना अपना बोलबाला कर रहे हैं, एक दूसरे को डोमिनेंस करने की बात कर रहे हैं, तो वर्ग ही नहीं रहेंगे, ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। इन मार्क्स मेटाफॉर बेस सुपर स्ट्रक्चर, बेस रेफर्स टू। मार्क्स के रूपक में आधार, सुपर स्ट्रक्चर, आधार का तात्पर्य क्या है? आधार क्या होता है? ठीक है, मार्क्स ने अपनी एक थ्योरी दी है, बेस और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में एक रिलेशन होता है। तो उसमें क्या रिलेशन? फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, सोशल एंड लीगल इंस्टीट्यूशन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, क्लास स्ट्रगल। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या करता है? सुपर स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाता है। ठीक है, बेस किस पे है? आपका बेस पूरी तरीके से आर्थिक यानी इकोनॉमिक, जो भी घटनाएं हो रही है, प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पाद कैसे हो रहा है, उत्पादन की शक्तियां कैसे हैं, उत्पादन के साथ कैसे, अब जहां से इकोनॉमी से कुछ भी अगर निकल रहा है तभी जाके हम लोग को क्या मिल रहा है? हमें एजुकेशन मिल रहा है। ठीक है, हमें हॉस्पिटल्स मिल रहे हैं, हमें पार्क मिल रहे हैं, कुछ भी तभी जनरेट हो पा रहा है, या स्टेट भी तभी बन पा रहा है जब हमारे पास क्या है? संसाधन है, जब हमारे पास पैसा है, जब हमारा प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, पुराने टाइम पीरियड में भी देखिए, जब कृषि से कोई भी आपका उत्पादन हो रहा है, कि कोई फल सब्जियां कुछ भी उत्पादित हो रही है, देन ओनली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना। हाँ, तभी तो हमें खाने को मिल रहा है, फिर उसी को बेच के हम कुछ चीजें भी खरीद पा रहे हैं। तो यही होता है कि वो कहते हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स जो होते हैं, प्रोडक्शन जो रहता है, और जो रिलेशन के, प्रोडक्शन के साथ जो रिलेशन रहता है वो बहुत ही अधिक तरीके से क्या रहती है? मायने रखती है हमारे लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज द फेमस बुक रिटन बाय आपकी कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो ऑप्शंस देखिए, द प्रिंस, दास कैपिटल, ऑन लिबर्टी और रिपब्लिक। अगर आप बात करेंगे तो आपका फर्स्ट जो है द प्रिंस, वो मैकियावेली ने लिखी है। ऑन लिबर्टी याद कीजिए किसने लिखी है लिबर्टी पे, बताइए।
रिपब्लिक हम जानते हैं किसने लिखी है, प्लेटो ने लिखी है। ठीक है, तो बचेगा कौन, दास कैपिटल। आपका जो ऑन लिबर्टी है वो लिखने वाले आपके हैं जेएस मिल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 क्वेश्चन, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियन इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डैश। सर्वहारा वर्ग की तानाशाही निम्नलिखित अवधारणाओं में से एक है। कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, माओ त्से, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चे, तो इसका आंसर होगा, तो बच्चों इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स बात करते हैं डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरियन जो है इनका, कार्ल मार्क्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है बच्चे, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ऑथर ऑफ द बुक कैपिटल इज। ठीक है, आपके हैं कार्ल मार्क्स जो होंगे वो। दास कैपिटल को कभी कभी कैपिटल भी कहा जाता है, तो उसके लिए ना परेशान। द कॉन्सेप्ट ऑफ सरप्लस वैल्यू इज गिवन बाय अधिशेष मूल्य सिद्धांत। जैसे मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की बिक रही है, पर उसको जो उसका जो मेकिंग चार्ज है, ठीक है, मेकिंग चार्ज अगर आप देखोगे तो कितना रुपए है, वो है 10 रुपीज। ठीक है, तो जो 90 रुपीज का जो हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, प्रॉफिट बहुत बड़ा, तो वो कहाँ से, वो कितना मिल रहा है, 90 रुपीज का। अगर वही चीज अगर बहुत बड़े, अगर कोई एक चीज 100 रुपीज में बिक रही है, प्रॉफिट है आपका 90 रुपीज, तो इससे क्या प्रॉब्लम हमें आ रही है, इससे क्या जो प्रॉब्लम मजदूरों को आ रही है वो ये आ रही है कि जो 90 रुपीज का जो प्रॉफिट है वो आपका शेयर नहीं हो रहा है। ठीक है, मजदूरों के साथ कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है या जो भी इंडस्ट्रीज है वो प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहे। 10 साल तक क्या हो रहा है, अगर 10 साल तक अगर कोई कहीं किसी जगह पे काम कर रहा है और उसकी जो सैलरी है वो अगर वो 10 साल है, इट इज ए गुड जॉब, इट इज ए बेनिफिशियल जॉब, नहीं कोई बोनस नहीं, कुछ भी नहीं। तो सरप्लस वैल्यू अगर कहीं से आपको प्रॉफिट हो रहा है और आप अपने एम्प्लॉयज के साथ नहीं शेयर कर रहे, उसकी बात क्या करते हैं, मार्क्स करते हैं कि सरप्लस वैल्यू के थ्रू क्या होता है कि कैपिटलिस्ट जब उस सरप्लस वैल्यू को शेयर नहीं करता, ये 90 रुपीज को शेयर नहीं करता अपने मजदूरों के साथ, तो कहीं ना कहीं से उसको बहुत सारा प्रॉब्लम जो है क्या कहते हैं झेलना पड़ता है मजदूरों को, और इंडस्ट्रीज और भी ज्यादा अपना कैपिटलिज्म बढ़ाते चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू एज ए पार्ट ऑफ कम्युनिस्टिक फिलॉसफी वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ। साम्यवादी दर्शन के एक भाग के रूप में अधिशेष मूल्य का सिद्धांत किसका योगदान था? तो भाई ये है आपके कार्ल मार्क्स का एक बहुत बड़ा जो आप योगदान उसको कह सकते हैं वो है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द स्लोगन लैंड ब्रेड एंड पीस इज एसोसिएटेड विथ। जमीन, रोटी और शांति का नारा किससे संबंधित है? फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन और ग्लोरियस रेवोल्यूशन किससे संबंधित? तो आपका ये संबंधित है आपका रशियन रेवोल्यूशन से, रूसी क्रांति से संबंधित है। द इमॉर्टल इफेक्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑन मैन एंड सोसाइटी हैज बीन एनालाइज्ड बाय। मनुष्य एवं समाज पर निजी संपत्ति के अनैतिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है कौन सी पुस्तक में? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, पॉवर्टी एंड फिलॉसफी में, इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में, या होली फैमिली में। ये ध्यान रखिए सारी बुक्स मार्क्स की हैं, इनको याद जरूर कर लीजिएगा, सारी की सारी बुक्स मार्क्स की हैं। ठीक है, अब आपको बताना ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ पे आपका बताया गया, तो आपका इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में बताया गया है कि कैसे मनुष्य पे और समाज पे प्राइवेट प्रॉपर्टी का क्या आपका इम्पैक्ट पड़ता है। 20th क्वेश्चन देखिए, द मार्क्सियन थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू इज लार्जली डिराइव्ड ऑफ द थ्योरी ऑफ। अधिशेष मूल्य का मार्क्सवादी सिद्धांत काफी हद तक किसके सिद्धांत से लिया गया है? एडम स्मिथ, रिकार्डो, मार्क्स, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो ध्यान रखिए आपका ये जो है रिकार्डो, जॉन स्टुअर्ट मिल तो नहीं, जॉन स्टुअर्ट मिल नहीं होंगे यहाँ पे, तो बेंथम का भी था ना हाँ रुके सॉरी चलो कंफ्यूजन हो रहा था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बच्चे रिकार्डो से लिया गया है, जो कि सरप्लस वैल्यू का सिद्धांत देते हैं कि अगर कोई भी चीज अगर आपने
आपने 10 रुपए की बनाई है, ठीक है, उसमें आप मेहनत कर रहे हैं, क्रिएटिविटी कर रहे हैं, उसको बहुत सुंदर बना दे रहे हैं, ऐसा बना दे रहे हैं कि आप उसको जब बेचने जाएं तो वो आपके कोई भी इंसान उसको आपको आपकी मुंह मांगी रकम रकम दे रहा है, तो वो जो अगर कोई चीज 10 रुपए में बनी है और वो बिक रही है 150 रुपए में, तो जो प्रॉफिट आपको हो रहा है वो आप अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, चलिए 21st क्वेश्चन देखिए, द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ राइट्स इज एसोसिएटेड विद, ठीक है, अधिकारों का आर्थिक सिद्धांत किससे संबंधित है? कार्ल मार्क्स, लॉक, हर्बर्ट स्पेंसर, एडम स्मिथ। किससे संबंधित है? तो ये है आपका कार्ल मार्क्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू मार्क्स अल्टीमेटली द गवर्निंग सोसाइटी वुड बी, मार्क्स के अनुसार अंततः शासक समाज ही होगा, क्या होगा? फ्रॉम ईच अदर अकॉर्डिंगली टू हिज एबिलिटी एंड टू ईच अकॉर्डिंग टू हिज नीड, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार जो है वो चीजें मिलेंगी, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी स्थिति के अनुसार, प्रत्येक से उसके शोषण के अनुसार और प्रत्येक से उसके सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक को उसकी स्वतंत्रता के अनुसार, प्रत्येक को उसके न्याय के अनुसार। ठीक है, कैसी होगी समाज हमारी जो मार्क्स की जो अल्टीमेट द गवर्निंग सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, जिसकी वो बात करते हैं, प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार और आवश्यकता के अनुसार जो चीजें हैं वो मिलती है चाहिए, जो कि आपका सोशलिज्म में होगा। इसके एग्जाम्पल्स अगर आप लेंगे तो आपको यूएसएसआर यानी कि आपका करेंटली जो रशिया है इससे आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु रोट द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो विथ मार्क्स, मार्क्स के साथ कम्युनिस्ट घोषणा पत्र किसने लिखा है? ठीक है, व्लादिमीर लेनिन, जोसेफ स्टैलिन, फ्रेडरिक एंजल्स, नन ऑफ दीस। ठीक है, तो ये आपको समझना है, तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चे फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलके नहीं लिखे। एंजल्स इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है, जिन्होंने इनकी मृत्यु के बाद भी बहुत सारी चीजें इनके लिए की है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ट्रायर जर्मनी, बर्लिन जर्मनी, बॉन जर्मनी में, इनमें से कोई नहीं। एक मिनट, कुछ कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। तो आपका ट्रायर जर्मनी में जो है इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश यूज टू कैटेगराइज स्टेट एज एन इंजन ऑफ डेस्पोटिज्म, डैश राज्य को निरंकुशता के इंजन के रूप में वर्णित किया है? लेनिन, हीगल, मार्क्स और एंजल्स। किसने किया है? तो आपके एंजल्स जो है वो करते हैं इस चीज को। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। द बोल्शेविक मूवमेंट इन रशिया वॉज लेड बाय, रूस में बोल्शेविक आंदोलन का नेतृत्व किया गया था किसके द्वारा? स्टालिन, ट्रॉट्स्की, लेनिन, इनमें से कोई नहीं। बोल्शेविक मूवमेंट ध्यान रखिएगा का कहाँ पे हुआ था? रशिया में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन से भी कई बार हमें नोट्स बनाने चाहिए। ठीक है, अगर क्वेश्चंस में क्योंकि कई बार वहां से भी कुछ नई नई इंफॉर्मेशन जो होती है वो हम लोग को मिलती रही है, तो आपका लेनिन जो है उनके थ्रू ये स्टार्ट किया गया था। ठीक है, लेनिन और स्टालिन जो है वो मार्क्स की जो सोशलिज्म की थ्योरी है, कम्युनिज्म की थ्योरी, उसको और आगे बढ़ाते हैं। अकॉर्डिंग टू लेनिन द डैश ट्राइज टू क्रश द वर्किंग क्लास, कौन? लेनिन के अनुसार डैश मजदूर वर्ग को कुचलने का प्रयास कर रहा है? पूंजीपति, सरकार, उदारवादी, समाजवादी। कौन मजदूरों को कुचलने का प्रयास जो है वो यहाँ पे कर रहा है? तो आपका क्या होगा? जो सरकार है वो कोशिश कर रही है पूरे तरीके से कि हम क्या करें, आपका लोगों को अपने उनको कुचलने का प्रयास करें। लेनिन यूज्ड टू कैटेगराइज एंटागोनिज्म डैश इज द प्रोडक्ट ऑफ द इररेकॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लास, लेनिन विरोधों का वर्णन करते थे डैश वर्ग की असंगति का उत्पाद है। ठीक है, किसकी, कहां से वो उत्पाद निकला है, क्या चीज निकली है? ठीक है, असंगति के थ्रू। तो स्टेट, सिविल सोसाइटी, राजनीतिक समाज, इनमें से कोई नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसका ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो स्टेट है वो इन्होंने ही, जो लोग हैं पूंजीपति है उन्हीं ने मिलके बनाया है उसको। ठीक है, आगे चल के वो गवर्न करते हैं उसी के थ्रू। डैश लेड मच मोर स्ट्रेस ऑन रिवोल्यूशनरी साइड ऑफ मार्क्सियन फिलोसफी, मार्क्सवादी दर्शन के क्रांतिकारी पक्ष पर अधिक जोर दिया है? किसने? ग्रीन, बेंथम, लेनिन, एंजल्स। किसने दिया है?
ठीक है बच्चों, इसमें आंसर हो जाएगा लेनिन जो है वो क्रांतिकारी पक्ष पे अधिक जोर देते हैं और दुनिया में फेमस भी यही वाला साइड है बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है। डैश डिफाइन इंपीरियलिज्म एज द फाइनल स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म बियॉन्ड विच इट कुड गो नो फर्दर। डैश साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का अंतिम चरण जिसके आगे वह आगे नहीं बढ़ सकता के रूप में परिभाषित करे। लेनिन ने किया है, ग्रामसी ने किया है, चॉम्स्की ने किया है या आपके ग्रीन ने किया है। तो बच्चे ये करते हैं आपके लेनिन। नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू एंड कैपिटलिज्म इंपीरियलिज्म इज द प्रोडक्ट ऑफ हाईली डेवलप्ड इंडस्ट्रीज। पूंजीवाद के अनुसार साम्राज्यवाद अत्यधिक विकसित उद्योगवाद की उपज है। कौन कहता है? मार्क्स, वोल्टेयर, लेनिन की ग्रामसी। कौन किसने कहा है ये स्टेटमेंट? बच्चे ये आपके कहते हैं लेनिन। अकॉर्डिंग टू रिवोल्यूशन इज एन एसेंशियल स्टेप टुवर्ड्स सोशलिज्म। डैश के अनुसार क्रांति समाज की दिशा में एक आवश्यक कदम है। किसने कहा है? लेनिन, मार्क्स, एंजल्स या हीगल। कौन कहते हैं? तो आपके लेनिन जो है वो कहते हैं। हु वॉज द स्टैंच सपोर्टर ऑफ कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स के कट्टर समर्थक कौन थे? हीगल, मार्क्स, एंजल्स एंड लेनिन। तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका लेनिन जो है वो होगा। या लेनिन कहते हैं, जो कि एक तरीके से ही से बहुत ही कट्टर समर्थक जो है वो आपके कार्ल मार्क्स के माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वांटेड एक्शन शुड फॉलो थ्योरी एंड वाइस वर्सा। वांछित कार्रवाई को सिद्धांत का पालन करना चाहिए और इसके विपरीत। ये किसने कहा है? मार्क्स, एंजल्स, लेनिन या ग्रीन। कौन कहते हैं इस चीज को? तो आपका लेनिन जो है वो कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बुक व्हाट इज टू बी डन इज रिटन बाय मार्क्स, लेनिन, हीगल, एंजल्स। तो भाई आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं ये किसने लिखा है? लेनिन ने। ठीक है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेनिन का पहला महत्वपूर्ण सैद्धांतिक कार्य किससे संबंधित है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्टी, इंडस्ट्री, पीजेंट मूवमेंट्स। किससे संबंधित है? तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पार्टी जो है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु सेड दैट ऑल नेशंस विल अराइव एट सोशलिज्म। किसने कहा कि सभी राष्ट्र समाजवाद पर पहुंचेंगे? कार्ल मार्क्स, लेनिन, मायो, नन ऑफ दीज। का आंसर है बच्चे लेनिन जो है वो कहते हैं कि ऑल स्टेट जो है एक टाइम पे सोशलिज्म के थ्रू बढ़ेगा। द फिलोसफी ऑफ डैश मे बी रिगार्डेड द इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन क्लासिकल मार्क्सिज्म एंड न्यू मार्क्सिज्म। डैश के दर्शन को शास्त्रीय मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद के बीच के महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। शास्त्रीय मार्क्सवाद जिसमें कि कार्ल मार्क्स और एंजल्स आते हैं। ठीक है। नव मार्क्सवाद की अगर बात करेंगे जिसमें कि आप न्यू जितने भी आपके थिंकर्स है वो आ जाएंगे। ठीक है। उसमें अब इसका आंसर देखिए, इस क्वेश्चन का जो है वो आपका है ग्रामसी जो है वो। ठीक है। ग्रामसी ने हेजमनी की जो थ्योरी है, किस तरीके से हेजमनी आती है, आपका वर्चस्व का जो सिद्धांत है, वर्चस्व कैसे पूरे तरीके से आपके वर्ल्ड पे एक तरीके का कंट्रोल स्थापित कर रहा है, उसको भी करते हैं। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने पूरी तरीके से शास्त्रीय मार्क्सवाद को नव मार्क्सवाद के आगे बढ़ा दिया। प्रिजनर्स नोटबुक इज फेमस वर्क बाय, एंड ध्यान रखिए ग्रामसी की से क्वेश्चंस उठते हैं। ये है आपकी ग्रामसी के द्वारा लिखी गई है प्रिजनर्स नोटबुक। क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनटीए का ये फेवरेट क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा इसके ऊपर वाला भी क्वेश्चन। डैश सॉरी, अकॉर्डिंग टू ग्रामसी विच अप्लाइज कोहर्शन टू मेंटेन इट्स डोमिनेंस। ग्रामसी के अनुसार जो अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए जोर जबरदस्ती करता है, कौन करता है भाई? तो आपका जो कि पॉलिटिकल सोसाइटी है, राजनीतिक समाज है, वो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू ग्रामसी इट्स डोमिनेशन विच सीक्स टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ द सिटीजन टू मेंटेन। ग्रामसी के अनुसार उसका प्रभुत्व जिसे बनाए रखने के लिए नागरिक की सहमति प्राप्त करना चाहता है। सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल सोसाइटी, स्टेट या चर्च। तो आपका सिविल सोसाइटी जो होती है वो। ठीक है। सिविल सोसाइटी को बनाए रखने के लिए नागरिकों की सहमति आवश्यक है। 42nd क्वेश्चन देखिए,
Structures associated with are called structure of legitimation. Base, religion, moral, superstructure. ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर होगा सुपर स्ट्रक्चर, जिसमें कि लेजिस्लेशन होता है, जैसे कि आपका स्कूल हो गया, कॉलेजेस हो गए, हेल्थ हो गया, स्टेट हो गया, जितनी भी मशीनरी चलती है वो सभी सुपर स्ट्रक्चर के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू डैश द इंस्टीट्यूशन ऑफ सिविल सोसाइटी फैमिलराइज द सिटीजन्स विद द रूल ऑफ बिहेवियर एंड टीच देम टू शो नेचुरल रिस्पेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ द रूलिंग क्लास। ठीक है, डैश के अनुसार नागरिक समाज की संस्था नागरिकों को व्यवहार के नियमों से परिचित कराती है, उन्हें शासक वर्ग के अधिकार के प्रति स्वाभाविक सम्मान दिखाना चाहती है। ग्रामसी, मार्क्स, लेनिन, एंजल्स, किसने कहा है ये चीज? बच्चों इसका आंसर है ग्रामसी। ठीक है, ग्रामसी के अनुसार नागरिक समाज की संस्था नागरिकों को ये सिखाती है कि आपको क्या करना है, आपको अधिकारों के प्रति, शासक वर्ग के प्रति क्या एक तरीके से आपको सम्मान दिखाना है। 44th क्वेश्चन देखिए, ग्रामसी ऑब्जर्व दैट व्हेन पावर इज अपरेंटली एक्सरसाइज्ड विद द कंसेंट ऑफ इट्स सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड डैश। ग्रामसी ने देखा कि जब शक्ति का प्रयोग स्पष्ट रूप से अपने विषयों की सहमति के लिए किया जाता है तो इसे कहा जाता है मोनोपोली, इंपीरियलिज्म, हेजेमनी और डोमिनेशन। ये बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, तो इसको कहा जाता है हेजेमनी। हेजेमनी कि हमारा प्रभाव बैठ गया है किसी के ऊपर। अगर मैं ठीक है, अगर कोई आपको कह रहा है कि आप कुएं में कूदिए, तो कोई कूद जा रहा है, उसे कोई मतलब नहीं कौन क्या कहना चाहता है। ठीक है, कई सारे कोई भी आइडियोलॉजी होती है उसके बहुत सारे फॉलोअर्स रहते हैं, और जब उनसे कहा जाता है कि आप सभी लोग एक साथ क्या कहते हैं, आप आग में जल जाइए ताकि आप को भगवान से मिलना है, तो कई लोग करते हैं। जैसे कई सारी तांत्रिक विद्याएं हैं, ये सब जो चलते हैं, ये सब तांत्रिकों का गलत तरीके के जो तांत्रिक होते हैं, आई विल डिनोट, जिनके जो कि बहुत कुछ गलत करने को कहते हैं, इसकी बलि चढ़ा दो, उसकी बलि चढ़ा दो। ठीक है, इसको एक बड़े लेवल पे, स्टेट पॉलिटिकल लेवल पे ग्राम से समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका क्या करता है, अमेरिका ने ऐसे इन्फ्लुएंस कर रखा है सभी को कल्चरली कि अमेरिका जो कहता है उसको हर एक देश बोलता है ये तो सही कह रहा है। ठीक है, बिकॉज ही इज सक्सेसफुल। ठीक है, तो वो एक हेजमनी होती है हमारी दूसरों के प्रति। अकॉर्डिंग टू इट would be futile to hope that true socialism would automatically grow from the ashes of capitalism. इसके अनुसार यह आशा करना व्यर्थ होगा कि सच्चा समाजवाद पूंजीवाद की राख से स्वतः विकसित होगा। ग्रामसी, मार्क्स, लेनिन या एंजल्स? आपके ग्रामसी जो है वो कहते हैं। ठीक है, ये व्यर्थ होगा कि समाजवाद पूंजीवाद की राख से स्वतः विकसित होगा। ये जरूरी नहीं कि वहीं से होगा, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ वर्किंग क्लास इन इंग्लैंड इज ए बुक रिटन बाय? किसने ये बुक लिखी है? बच्चे ये बुक लिखी है आपके एंजल्स के द्वारा लिखी गई है। ध्यान रखिएगा एंजल्स की बुक्स के बारे में और उनके कंबाइंड को ऑथर्ड बुक्स के बारे में। कैन बी सेड एज द फादर ऑफ सोशल डेमोक्रेटिक मार्क्सिज्म? समाजवादी सामाजिक लोकतांत्रिक मार्क्सवाद के जनक कहे जा सकते हैं। मार्क्स, हीगल, लेनिन या एंजल्स? तो बच्चे इसका आंसर है एंजल्स जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू मार्क्सिज्म इन 20th सेंचुरी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल डेवलप बाय? 20वीं शताब्दी में मार्क्सवाद में एक महत्वपूर्ण योगदान बुद्धिजीवियों की अवधारणा द्वारा विकसित किया गया है। लेनिन, ग्रामसी, एंजल्स या हॉब्स? किसके द्वारा किया गया है? तो बच्चों ये किया गया है आपके ग्रामसी के द्वारा, जो कि पावर की चीजें समझाते हैं कि पावर कैसे एस्टैब्लिश हो रहा है। वो Those who are active against the very existence of state are known as? जो लोग राज्य के अस्तित्व के विरुद्ध सक्रिय हैं उन्हें कहा जाता है फासिस्ट, एनार्किस्ट, सोशलिस्ट, नन ऑफ दिस? क्या कहा जाता है? ठीक है बच्चों, तो उसको उनका कहा जाता है एनार्किस्ट, वो नहीं चाहते। फासिस्ट जहां पे स्टेट की जो मैनिपुलेट है उसको बहुत ही बढ़ाया जाता है, स्टेट जो अपना एक्सट्रीम, जिसका एग्जाम्पल हिटलर ले सकते हैं, हिटलर को आप ले सकते हैं। 50th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन, आई हेट डेमोक्रेसी बिकॉज आई लव फ्रीडम। दिस ऑब्जर्वेशन बिलोंग्स टू ए स्कूल ऑफ थॉट नोन एज?
मैं लोकतंत्र से नफरत करता हूँ क्योंकि मैं आजादी से प्यार करता हूँ। यह टिप्पणी किस नाम से जानी जाने वाली विचारधारा से संबंधित है? अराजकतावादी, रूढ़िवादी, अधिनायकवादी, उदारवादी। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर है बच्चे अराजकतावादी। ठीक, तो ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे। ये हमारा WPT का एक तरीके से अगर आप देखो तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे जिनका आपको नोट्स बनाना चाहिए। मेरा ये सजेशन है, उसको रिवाइज करना चाहिए ताकि यू कैन मेक योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। अपने रिवीजन कीजिए। अगर जहाँ पे जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि अरे ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ में आया या इस क्वेश्चन में ये गड़बड़ है, जहाँ पे भी जो भी गड़बड़ है उस क्वेश्चन को समझिए, पढ़िए। बहुत अच्छी बुक्स आती है, ओपी गौबा की बुक है, उनको प्रेफर कीजिए। ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल है, उसको पढ़िए। ठीक है, जरूरी नहीं आप यहीं से पढ़िए, आप हर जगह से पढ़िए। बहुत आप वेबसाइट से पढ़िए, वेबसाइट्स बहुत सारी हैं। आप ORF ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की जो वेबसाइट्स है वहां से पढ़िए। आप दृष्टि से पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स है, वहां पे पढ़िए, नॉलेज गेन कीजिए। कुछ थोड़ा डिफरेंट करने के पीछे भागिए। ठीक है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। जरूरी नहीं कोई एक टीचर ही आपको बहुत सब कुछ बहुत अच्छा पढ़ा दे। कुछ टीचर पढ़ा भी देंगे। एक टीचर पे मत डिपेंड होइए कभी भी। आप खुद को एक टीचर समझिए और पढ़िए आज के टाइम पीरियड पे, और रिवीजन करते रहिए। खुद को इतना बेटर बनाइए। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आपका PYQ एनालिसिस जो है उसको स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको वो सभी चीजें समझ में आए, क्योंकि अब हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। अब हम सिर्फ एक पर्टिकुलर कोई यूनिट लेके नहीं चलेंगे। 3 मेजर यूनिट्स जो है वो हो चुके हैं हमारे, अब हम लोग उन यूनिट्स को लेके चलेंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए इन वीडियोस को। थैंक यू सो मच। और हमारी कोशिश रहेगी आपको बेटर से बेटर मटेरियल जो है वो चीजें हम लोग प्रोवाइड करवाते रहें। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।